आई होप कि सबने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके देखा होगा। और सर इसमें क्या दिक्कत मैं सही है? बताऊं, मेरे को तो टाइम लगेगा ये सब। अभी मेरी क्या है, आईज में प्रॉब्लम है। मैंने 2-4 दिन बाद कर लेना है। इसमें एक बार सही हो जाए, टेस्ट करा लूं मैं अपना टेस्ट, उसके बाद इसका ट्रेन और टेस्ट कराते हैं सर। पाइथन पे। देख लो। हाँ, डॉक्टर ने बोला ना आधे घंटे करो, आधे घंटे बाद उठ जाओ। अरे नहीं सर, वो क्या है ना, आईज में फ्लैशेस दिख रहे हैं। तो अब डॉक्टर ने कहा रेटिना टेस्ट हो जाए, उसके बाद हम काम करेंगे। अभी मेरी आई सही नहीं लग रही काम करने में। स्क्रीन से भी दूर कर लिया मैंने आंखों को ना, वो सेट करती है ना। ठीक है। और बाकी लोग का? सर बाकी किया था मैंने। ओके। सर जितना आपने करा उतना तो कर लिया। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारी एक्यूरेसी 100% क्यों आ रही थी और 100% आने के बाद क्यों कि वो गलत थी, और उसका सोल्यूशन क्या था। तो सोल्यूशन था हमारा कि सिंपल, आप अपने डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट। दोनों का साइज मतलब एक्स और वाई का साइज शेप सेम रहेगा, नंबर ऑफ रोज सेम रहेंगी, और फिर उसके ऊपर आप एक्यूरेसी निकालो। आप उसी एक्यूरेसी को आप वो कर सकते हो। मतलब जब भी आप कोई अपना डेटा पब्लिश करोगे कि मेरा इतना आ रहा है, तो आपकी जो टेस्ट डेटा सेट पर जो एक्यूरेसी आई होगी या जो भी वैल्यू आई होगी, RMSE आर स्क्वायर जो भी आया होगा, उसी को आप प्रिडिक्ट करोगे। तो यहाँ पर आप बताओगे कि आपकी एक्यूरेसी है 0.9333, 0.93 या 93% एक्यूरेसी आ रही है। अच्छा, इसमें जैसे जब ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करता है तो ये रैंडमली डिवाइड करता है। एक बार मैं सब कुछ चला देता हूँ, टाइम कनेक्ट और रन आउट। तो ये हर बार रैंडमली डिवाइड करता है, मतलब एक बार जो वैल्यूज आएंगी, जो रोज आएंगी, वो डिफरेंट होंगी। शेप सेम रहेगा, 105 हमेशा रहेंगी, 105 और 45, बट कौन सी 105 रोज आई हैं ये फिक्स नहीं रहता, ये रैंडमली कर देता है। तो उसी को क्योंकि अब क्या है, जैसे मैंने एक कोड चलाया तो आपकी हो सकता है कि एक्यूरेसी यहाँ पर कुछ डिफरेंट आई, तो उस चीज को फिक्स कैसे करते हैं वो चीज देखते हैं। रन टाइम रन। हेलो सर, हाँ, ये एक्यूरेसी सिस्टम पे तो डिपेंड नहीं करती ना, कि आपके सिस्टम में अलग आ रही है, मेरे सिस्टम में अलग आ रही है। नहीं, सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन ये जो मैं ना? बात कर रहा हूँ ये उस पर डिपेंड करती है कि उसने कैसे डिवाइड किया है एक्स और वाई को, ट्रेन और रेस्ट में, उसके ऊपर डिपेंड करती है। कितने तो परसेंट डेटा लिया है ट्रेन के लिए और कितने परसेंट कौन सा डेटा रखा डेटा, है टेस्ट के लिए उसमें? कौन सा डेटा लिया है, कौन सा डेटा दिया है। ओके। क्योंकि ये मतलब कि अभी दिखाता हूं मैं कि कौन सी रोज उसने ली है, कौन सी रोज नहीं ली है, तो उसके हिसाब से अंतर आ सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने ट्रेन वाई और टेस्ट वाई को प्रिंट करके देखता हूँ। तो एक बार इसी को मैं वापस ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिवाइडिंग द डेटा सेट। ये लिया है मैंने। अब मैं शेप तो सेम रहेगा, फिर मैं बस एक काम करता हूँ, प्रिंट ट्रेन वाई और प्रिंट तो अब आप देखोगे कि
ट्रेनिंग की जो पहली रो है, ठीक है, मतलब कि पहला डेटा पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास 105 रोज आई हैं, टोटल रोज 150 थी, अभी 105 है। तो 105 में पहली जो रो है तो उसका फ्लावर टाइप है 2, मतलब मेरे ख्याल से क्या था, वर्सी कलर था, 1 वर्जिन का, तो 3, मतलब कि 1 2 3 1, ठीक है, और फिर 4 2, तो ये आपके एक तरह से आप मान लो कि आपकी रोज की नंबरिंग है। और इसी को जब मैं वापस सेम चीज को चलाऊंगा तो मेरे पास एक डिफरेंट वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो मैं कैसे करूँ, ठीक है, हाँ, अभी देखो, जब मैंने एक बार ट्रेन टेस्ट स्पीड चलाया था तो जो रोज आई थी, ठीक है, जो रोज आई थी मेरे पास 105 ट्रेनिंग की रोज आई थी। तो उस 105 ट्रेनिंग की रोज में मेरे पास कुछ 0 टाइप की थी, कुछ 1 टाइप की थी, कुछ 2 टाइप की थी। ऑर्डर उनका कुछ भी था, मतलब अभी कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, ठीक है। जब मैंने फिर से सेम चलाया तो फिर से मेरे पास 105 ही आई हैं, अभी भी आई 105 ही, क्योंकि हम लोग 70-30 का स्प्लिट कर रहे हैं, 70% ट्रेनिंग, 30% टेस्टिंग। इसमें भी मेरे पास 0 1 और 2 ही है, लेकिन क्या दोनों सेम 0 सेम 1 है कि नहीं है, ये चीज हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर जब आई थी तो यहाँ पर 2 1 1 4 बार 2 0 1 0 था, और यहाँ पर था 0 2 0 2 2 2 0 1 ऐसे करके। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो मेरे पास मान लो कि 150 या 150 की जगह मान लो कितने, 1 2 3 3 6, अभी यहाँ पर 18 रोज है मेरे को, इसको मैं स्प्लिट करता हूं अपना 70-30 में, ठीक है, 70-30 का 60-40 में कर देता हूँ, तो 0.6, चलो कुछ भी मान लो, तो 18 इंटू 60.6 कितना हो जाएगा, ये नहीं पता, 18 इंटू 0.6, तो अराउंड, हाँ, 10 रोज जाएंगी ट्रेनिंग में, ओके, और 8 रोज जाएंगी टेस्टिंग। तो मैं कह रहा हूं कि जब आप यहाँ पर एक पैरामीटर होता है वो आप नहीं देते हो, जब आप सिंपल एक ट्रेन टेस्ट स्पीड ऐसे कर देते हो तो इसे फिक्स नहीं होता है कि कौन सी 10 ट्रेनिंग में जाएंगी, कौन सी 8 टेस्टिंग में जाएंगी, और वो एक अच्छी बात है कि पता ना हो कि कौन सी जा रही है। बट ये हो सकता है कि मैंने जब अपने कंप्यूटर पे रन किया तो शुरुआत की 10 ट्रेनिंग में गई और बाद की 8 टेस्टिंग में गई, बट जब आपने अपने कंप्यूटर पे रन किया तो शुरुआत की 8, सॉरी, आखिरी की 10 ट्रेनिंग में गई हैं, लास्ट 10 रोज आपकी ट्रेनिंग में गई हैं, और शुरुआत की 8, फर्स्ट 8 आपकी टेस्टिंग में गई है। तो इससे जब मैं सेम कोड को चलाऊंगा तो मेरी एक्यूरेसी अलग आएगी, आपकी एक्यूरेसी अलग आएगी, क्यों, क्योंकि डेटा अब चेंज हो गया है, मेरे कंप्यूटर पे डेटा अलग चल रहा है, आपके कंप्यूटर पे डेटा अलग चल रहा है। तो फिर आप कहोगे कि आपने तो अपने पे दिखा दिया था 90%, मैंने अपने कंप्यूटर चलाया तो 40% आ रहा है, तो और मैंने सेम टू सेम कोड यूज किया है, तो कोड आपने सेम टू सेम यूज किया है, बट यहाँ पर जब आपने डेटा सेट को बांटा है तो इसने इंटरनली आपका कोड चेंज कर दिया है, इसने अलग रोज को ट्रेनिंग में डाला, अलग को टेस्टिंग में डाला, और मेरे में अलग रोज को टेस्टिंग में डाला, अलग को टेस्टिंग में डाला। इस चीज को हम लोग दूर कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक होता है रैंडम स्टेट। क्या होता है रैंडम स्टेट? ये आपका एक तरह से जो भी पाइथन में रैंडम नंबर जनरेट होता है तो कहता है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हो, क्योंकि जब रैंडम नंबर जनरेट होता है तो उसके लिए एक सीड होता है हमारे पास, उस सीड के बेसिस पर ही सारे नंबर आपके जनरेट होते हैं। जब आप उस सीड को फिक्स नहीं करते हो तो आपके रैंडम नंबर हर बार रैंडम अलग अलग आएंगे, बट अगर आप उस सीड को फिक्स कर दोगे तो हर बार आपके सेम रैंडम नंबर आएंगे। तो अगर आप पाइथन से बोलोगे लाओ मुझे झटके से मुझे एक 10 से लेकर 20 तक के बीच में एक रैंडम नंबर दो, और आपने अगर सीड को फिक्स कर रखा है तो आपको हर बार सेम नंबर मिलेगा, बट अगर आपने सीड को फिक्स नहीं कर रहा है तो आपको हर बार एक डिफरेंट नंबर मिलेगा। तो हम
रैंडम वैल्यू तो चाहते हैं, बट हम चाहते हैं कि जब भी ये कोड चले तब बार बार सेम ही रैंडम नंबर आए। उसके लिए हम लोग रैंडम स्टेट देते हैं, और इसकी आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, बट आइडियली लोग 42 दे देते हैं, रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 40। और मैं इसको एक काम करता हूँ, देखो मैं इसी को चला देता हूँ, प्रिंट टेस्ट फाइल। सेम कोड को मैं लाइन के बाद चला देता हूँ, सेम कोड को फिर से। अब आप देखोगे जब रैंडम स्टेट 42 है तो मेरा जो रोज है वो एकदम सेम है। अब देखो 1 2 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 2 2 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0। और y भी आपका एकदम सेम है, 1 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0, आखिरी में 1 1 0 0, आखिरी में 1 1 0 0। ये इसीलिए करना है कि जो सेम कोड जो मेरे यहाँ पे चले वही सेम कोड आपके यहाँ भी चले। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि एकदम एग्जैक्ट सेम कोड और वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं पर रैंडम स्टेट किसी की चेंज हुई है। अगर रैंडम स्टेट सेम है, उसके बाद सेम कोड होने के बाद भी सेम वैल्यू आ जाएगी। अगर ये सेम नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं आएगी। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करो तो एक रैंडम स्टेट दे देना। कोई भी नंबर दे सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी नंबर दे सकते हो, बस सेम नंबर देना हर जगह। ठीक है, तो ये एक रैंडम स्टेट था। अच्छा, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग? हम्म, हम्म, है शेखर कापरारी। ठीक है चलो। अच्छा, अब एक चीज जो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम्म, अ, हम सेम कॉन्सेप्ट केएनएन का रिग्रेशन में भी लगा सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने क्लासिफिकेशन का लगाया है वही कॉन्सेप्ट हम लोग रिग्रेशन में भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? मान लो कि मुझे अपने हाउस प्राइस वाला को प्रॉब्लम करनी है। ठीक है, तो हाउस प्राइस मेरा डिपेंड कर सकता है कि एरिया कितना है हाउस का। ठीक है, और दूसरा डिपेंड कर सकता है कि डिस्टेंस टू नियरेस्ट स्कूल। लोग कहते हैं ना कि स्कूल बगल में है, हॉस्पिटल बगल में, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो मान लो आपका हाउस प्राइस इस एरिया पर और डिस्टेंस टू नियरेस्ट स्कूल पर डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया ऑफ द हाउस है कि भैया 2000 स्क्वायर फीट है, डिस्टेंस टू नियरेस्ट स्कूल 5 सर किलोमीटर है। हाँ, मैं एक चीज पूछ लूं? ये हमने केएनएन निकाला है ना, हाँ, इसमें हम नियरेस्ट वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे एक प्रोजेक्ट था कि मतलब हार्ट की एक डिसीज प्रिडिक्ट करनी है, वो है कि नहीं है। तो उसमें था कि ये बीमारियां, अगर 3-4 बीमारियां हैं, अगर वो हैं तो हार्ट की डिसीज होने के चांसेस ज्यादा है, वरना कम ही है। तो ये हाँ, केएनएन से होगा क्या? नहीं, नहीं किसी लॉजिस्टिक से भी हो रिग्रेशन सकता से। है, किसी से भी हो सकता है। मतलब तो लगाएंगे आप, फिर आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, वो वाली एल्गोरिथम कितना अच्छा काम कर रही है, वो डिपेंड करेगा। देखो जहां पर क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है वहां पर आप क्लासिफिकेशन की कोई भी एल्गोरिथम लगा सकते हो, चलेगी नहीं अच्छी चलेगी वो नहीं कह सकते, वो डेटा देखने के बाद कह सकते हैं। ओके मतलब ओके। जहां पर रिग्रेशन की प्रॉब्लम है वहां पर रिग्रेशन की कोई भी एल्गोरिथम लगाओ, कितनी अच्छी है वो डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि कोई एल्गोरिथम कहीं नहीं लगा सकते, क्लासिफिकेशन वाली किसी भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे लगाओ,
रिग्रेशन वाली किसी भी रिग्रेशन की प्रॉब्लम पे लगाओ। तो उसमें कुछ नहीं है कि ये इससे हो सकता है उससे हो सकता है, नहीं, आप किसी से भी कर सकते हो, एनालिस्ट मतलब सुपरवाइज्ड उसमें। तो हम लोग थे कि हाँ, हाउस प्राइस आपका डिपेंड कर सकता है एरिया ऑफ हाउस पर। तो डिस्टेंस टू नियरेस्ट स्कूल है, तो यहाँ पर मान लो आपका 2000 स्क्वायर फुट है, ये है स्क्वायर फुट में, ये है आपका किलोमीटर में। तो इसका प्राइस हो गया 30 लाख। फिर एरिया आपका 2500 स्क्वायर फीट हो गया, इसका प्राइस हो गया 40 लाख। और ये डिस्टेंस हो गई आपकी 4 किलोमीटर। ठीक है, और ऐसे ही और आपके पास सारी रोज है, डेटा है रोज की। ठीक है, तो अब केएनएन इसमें कैसे काम करेगी? जैसे क्लासिफिकेशन में तो हमने क्या कहा, क्लासिफिकेशन में हमने बोला कि ये मेरे पास पहले से पॉइंट्स हैं, मेरे पास एक नया पॉइंट आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके नियरेस्ट 3 ले लूंगा। ठीक है, नियरेस्ट 3 वैल्यूज जो भी पॉइंट्स होंगे उनको मैं ले लूंगा, और जो भी उनका लेबल होगा, जो भी उनका लेबल होगा, वो क्रॉसेस होंगे तो मैं क्रॉस बन जाऊंगा, वो सर्किल होंगे तो मैं सर्किल बन जाऊंगा मेजॉरिटी का। जैसे अगर इसके पास 3 आए तो 3 में मान लो ये आ गए, ये नियरेस्ट आ गए, मान लो। ठीक है, मैं डिस्टेंस एकदम स्केल पे नहीं है, मान लो ये 3 नियरेस्ट आ गए, तो इसका मेरे पास क्रॉस हो जाएगा लेबल। और अगर ये 3 आ गए तो इसका मेरे पास सर्किल हो जाएगा लेबल। डिपेंड करता है कि किसकी मेजॉरिटी है, आपके नियरेस्ट में किसकी मेजॉरिटी है। ये काम करता था क्लासिफिकेशन में। रिग्रेशन में कैसे काम करेगा? रिग्रेशन में मान लो कि मेरे पास सेम पॉइंट्स आ गए हैं, तो अब यहां पर मेरे पास ये क्रॉसेस और सर्किल्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लेबल्स नहीं है, मेरे पास सब वैल्यूज है, हाउस के प्राइसेस है, मेरे पास सब क्रॉसेस और सर्किल्स नहीं होंगे। रिग्रेशन में कैसे होगा? रिग्रेशन में मेरे पास ये 2 पॉइंट आ गए, ठीक है, ये 2 पॉइंट आ गए, हाँ, ये जो भी पॉइंट आ गए। अब यहाँ पर अगर मेरे पास कोई नया पॉइंट आता है, मान लो कि नया पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आया, तो अब इसका हाउस प्राइस कैसे निकलेगा? इसका हाउस प्राइस निकलेगा, ये जितने भी इसके नियरेस्ट हैं, तो अगर आप के एन एन अभी भी चल रहा है, तो यहाँ पर के की वैल्यू आप कुछ फिक्स कर दोगे, 3 कर दोगे, 4 कर दोगे, 5 कर दोगे, तो मान लो हमने अभी 3 कर दिया है, तो जो भी इसके नियरेस्ट 3 आएंगे पॉइंट, मान लो ये 3 नियरेस्ट आए, तो इन तीनों का जो एवरेज हाउस प्राइस है वो इसका हाउस प्राइस बताएगा। जैसे क्लासिफिकेशन में वो अपना लेबल बताता था कि जो भी 3 उसके पास आएंगे उनमें जो भी मेजॉरिटी होगा, क्रॉसेस होंगे या सर्किल्स होंगे, तो वो जो भी मेजॉरिटी होगा उसका लेबल वो ले लेगा। बट जब रिग्रेशन करना है, मतलब हमें एक वैल्यू निकाल के देनी है, यहाँ पर हमें क्या देना है, हमें यहाँ पर हाउस प्राइस निकाल के देना है, तो हाउस प्राइस वो कैसे देगा? तो तीनों को लेकर, तीनों का एवरेज लेकर उसका हाउस प्राइस बता देगा। ठीक है, अब वो उन 3 पॉइंट में मेजॉरिटी के लेवल की जगह उन 3 पॉइंट में एवरेज हाउस प्राइस लेके निकाल देगा। ठीक है सर। हेलो हेलो। हेलो, हाँ। हाँ सर, ठीक है। अब इसमें लेकिन एक दिक्कत आती है, और ये दिक्कत खाली रिग्रेशन की प्रॉब्लम की नहीं है, दिक्कत हर प्रॉब्लम की है, बट इसका एग्जांपल मैं बस रिग्रेशन से दे रहा हूं। कि अभी हम लोगों ने जो बनाया था कि तो मान लो कि हम उसी के प्लॉट को बनाते हैं। यहां पर मेरे पास है एरिया, यहां पर मेरे पास है डिस्टेंस टू, ठीक है। अब मेरे पास यहां पर 3 पॉइंट्स आ गए, चलो 2 पॉइंट्स अभी मान के चलो।
ठीक है, मान लो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं और मेरे पास एक तीसरा पॉइंट आ गया, या मान लो 3 पॉइंट्स, ठीक है, मेरे पास एक नया पॉइंट आ गया, ये रेड, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारी k की वैल्यू है 2, तो k नियरेस्ट नेबर में n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। मतलब k की वैल्यू 2 हो गई तो ये क्लोजेस्ट 2 को लेके चलेगा, ठीक है। तो अब इसको डिस्टेंस निकालनी है, तो हमारे k नियरेस्ट नेबर में क्या कहता है, जो नया पॉइंट आता है वो सारे पॉइंट से डिस्टेंस निकालता है, ठीक है। तो अभी जब सारे पॉइंट से डिस्टेंस निकालेगा, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया ही था आपको, क्या था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट लगा है अंडर रूट, हाँ। तो डिस्टेंस निकालेगा। अब दिक्कत क्या होती है कि ये जो फॉर्मूला लिखा गया था, ये फॉर्मूला लिखा गया था जब x और y दोनों की यूनिट्स सेम हो, तब ये फॉर्मूला सही काम करता है, x और y दोनों की यूनिट सेम हो। बट अगर हम इस पॉइंट की इन 3 ग्रीन पॉइंट से निकालेंगे तो हम देखेंगे मेरा एरिया है स्क्वायर फुट में और मेरी डिस्टेंस टू स्कूल किसमें है, किलोमीटर में। तो 5 किलोमीटर से अगर मेरी डिस्टेंस बढ़ती है 6 किलोमीटर, तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब कि डिस्टेंस आपकी काफी ज्यादा हो गई है। और एरिया जब आपका 2100 से, मान लो कि 2100 स्क्वायर फुट आपका एरिया था, अभी आपका घर 2200 स्क्वायर फुट हो गया है, तो ये इतना बड़ा चेंज नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस आपका आ रहा है 100 का और यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है आपका 1 का। तो वाई एक्सिस में जिसमें किलोमीटर है, इसमें हमारा पॉइंट हल्का सा ऊपर मूव करेगा, बट इसमें हमारा पॉइंट इतना आगे मूव कर जाएगा। चीज समझ में आ रही है कि जहां जी पर सर। डिस्टेंस की ज्यादा हो रही है, लेकिन वहां पर क्योंकि यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पर आप किलोमीटर में बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप स्क्वायर फीट में काम कर रहे हो, तो इसलिए हमारे कई सारी एल्गोरिथम्स ना, जैसे जिसका डिफरेंस ज्यादा होता है उसको वो ज्यादा प्रेफरेंस देने लगती है। अभी चलो यहाँ पर एरिया है, बट कोई और जैसे कोई केस होगा, जैसे अगर आप क्रिकेट के प्लेयरों का कर रहे हो, तो वेट उसमें केजी में है और हाइट आपकी सेंटीमीटर में है, तो वहां पर भी यूनिट्स डिफर हो गई। ऐसे ही आपकी यूनिट्स कई जगह डिफर हो सकती हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं भैया ऐसा ना हो, अगर हम प्लॉट बना रहे हैं उसमें कोई पॉइंट बना रहे हैं, तो जितना ये हो उतना ही ये भी हो। तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, डिपेंड ये करती है। हाँ, तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज को हम कर सकते हैं स्केलिंग करके। अभी स्केलिंग क्या होती है, स्केलिंग होती है, इसका मतलब होता है कि कन्वर्ट all the values in some predefined range। मतलब किलोमीटर आपके पास, मान लीजिए आपका जो डेटा सेट है हाउसिंग वाला, उसमें किलोमीटर आपके पास 1 से लेकर 1000 तक है। नहीं, 1000 नहीं, किलोमीटर ज्यादा हो गया। किलोमीटर आपका 1 से लेकर 15 तक है और एरिया स्क्वायर फुट आपके पास 2000 से लेकर 2 लाख तक है, क्योंकि कई घर होते हैं इनका 2 लाख एरिया होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सारी वैल्यूज को आप किसी प्रीडिफाइंड रेंज में कर दो, तो इसको भी आप कन्वर्ट करोगे 0 से 1 के बीच में, इसको भी कन्वर्ट करोगे 0 से 1 के बीच में। कैसे कन्वर्ट करोगे कि जो मिनिमम वैल्यू होगी, जैसे इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, तो इसकी मैपिंग बन जाएगी 1 का मतलब है 0, 15 का मतलब है 1। ओल्ड वैल्यूज ये थी, न्यू वैल्यूज ये थी। इसमें क्योंकि अब इसमें डिफरेंस ज्यादा है, इसमें
2000 का मतलब है 0 और 2 लाख का मतलब है ये मेरे इनपुट हैं, ये मेरे इनपुट हैं और ये हर कॉलम के लिए डिफरेंट होंगे क्योंकि हमारी यूनिट्स डिफरेंट है ना। लेकिन जब मेरे आउटपुट आ जाएंगे तो मैं देखूंगा कि जब इसका मिनिमम था तब मेरे पास हमेशा वैल्यू 0 थी, किसी भी कॉलम के मिनिमम पर मेरे पास हमेशा वैल्यू 0 थी और किसी भी कॉलम के मैक्सिमम पर हमेशा मेरे पास वैल्यू 1 थी। तो इससे क्या होगा कि अब मेरे पास यूनिट्स वाला डिफरेंस खत्म हो जाएगा क्योंकि अब मेरे पास सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो अगर मैं प्लॉट करूंगा तो ये अगर 0 से 1 जाएगा और ये अगर 0 से 1 जाएगा तो दोनों की इंक्रीमेंट बराबर ही होगा। तो मेरी जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो किसी डिस्टेंस को ज्यादा महत्व नहीं दे पाएगी। जैसे पिछले वाले केस में एरिया ऑफ स्क्वायर फुट में मेरे पास 100 का अंतर आ रहा था और इसमें 1 का अंतर आ रहा था, कहती है तो मतलब कि इसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं, इसी में ज्यादा चेंज हो गया है, तो वो एरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगती। लेकिन अब जब मेरे पास सारी वैल्यूज एक प्री डिफाइंड रेंज में आ गई हैं तो वो अब उसके लिए सारे कॉलम्स बराबर हैं चाहे आपकी यूनिट्स कोई भी। ठीक है, अब यही सेम कॉन्सेप्ट मेरा हर जगह लग जाएगा। अगर मेरी हाइट इंचेस में है तो भी मैं 0 से 1 में कन्वर्ट कर सकता हूं, मेरे पास वेट है किलोग्राम्स में, कहीं पाउंड्स में है, हमेशा मैं इसे 0 से 1 में कन्वर्ट कर सकता हूं। अच्छा, कन्वर्ट कैसे करते हैं 0 से 1 के बीच में? तो बेसिकली इसमें भी पहले से होता है स्केलर में, एक स्केलर करके होता है, बट एक सिंपल फॉर्मूला होता है। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू मैक्स वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू। मुझे थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो मेरे पास वैल्यू है 1, 2 और 5, तो 1 की क्या हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 4 मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1। 2 का हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा मेरे पास 0.5 और 5 का हो जाएगा 5, 0 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0। तो उल्टा हो गया, मतलब ये 0 से 1 के बीच में तो आ गई है लेकिन उल्टी हो गई है क्योंकि 5 को मेरा 1 होना चाहिए था और 1 को मेरा 0 होना चाहिए था। तो ओल्ड वैल्यू माइनस मिन वैल्यू, ओके हाँ उल्टा कर दिया मैंने फॉर्मूला, सॉरी। इसको मैं हटा देता हूँ। फॉर्मूला आपका हो जाएगा, सिंपल सा है, ओल्ड वैल्यू माइनस मिन वैल्यू डिवाइडेड बाई मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू। तो अगर मैं इसे 1 to 5 पे लगाता हूं, मेरे पास 3 नंबर्स हैं, मान लो मेरे पास किसी कॉलम में 3 वैल्यूज हैं 1, 2, 5, तो 1 की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, ओल्ड वैल्यू क्या है 1 माइनस मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इन तीनों में से क्या है 1 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम है 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0। तो 1 की न्यू वैल्यू हो गई 0। ऐसे ही दूसरे भी मेरे हो जाएंगे। 2 का क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, ओल्ड वैल्यू 2 माइनस मिनिमम है 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0.25। तो 2 की नई वैल्यू क्या हो गई 0.25। 5 का केस में क्या हो जाएगा, 5 के केस में हो जाएगा 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो ये इसने स्केलिंग कर दी, जो मिनिमम वैल्यू थी उसको इसने 0 में कन्वर्ट कर दिया
जो मैक्सिमम वैल्यू थी इसने इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया और बीच की सारी वैल्यूज को उनके बीच में कर दिया। इससे जो मेरी यूनिट्स वाला लफड़ा हो रहा था, यूनिट्स की वजह से जो मुझे दिक्कतें हो रही थी, वो दिक्कतें मेरी अब दूर हो गई। अब मेरे पास सारे कॉलम्स की यूनिट सेम है। ये काम आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, नहीं तो एसक्यूएल में बना बनाया होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है स्केलिंग का। तो आप सर्च कर सकते हो एसक्यूएल स्केलर। ये प्री प्रोसेसिंग का वो हो गया है काम, ठीक है, क्लास प्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड स्केलर। और इसको आप यूज कैसे करते हो? इन्होंने दे रखा है कि इसने एक डेटा दे रखा है स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर, इसके अंदर भी मेरे पास फिट और ट्रांसफॉर्म होता है। वो प्रेडिक्ट का मतलब इसमें है ट्रांसफॉर्म, तो वो चीज निकाल लेते हैं। दिखाता हूं, मैं करके दिखाता हूं। तो क्या है? फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्केलर। सर सर प्री प्रोसेस हेलो हाँ, सर, प्री प्रोसेसिंग का मतलब ऐसे मतलब यही होता है ना कि जो हमारा रॉ डेटा रहता है उसे हम न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करते हैं। खाली वही नहीं होता है, आप उसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हो, आप उसकी स्केलिंग करते हो, आप उसका हाँ, नॉर्मलाइजेशन भी करते हो, ठीक है। उसको किसी और और फॉर्मेट में जहाँ कन्वर्ट करना हो तो वो भी करना होता है। हाँ, और जहाँ जहाँ पर वैल्यू ऐसे नन वगैरह रहती हैं तो उसे हम मतलब मीन मीडियन वगैरह एवरेज वगैरह निकाल के उसे फिल करते हैं ना। हाँ, वो सब कुछ प्री प्रोसेसिंग में आता है। डेटा तो फाइल से आने लेकर मशीन लर्निंग देने तक जितना भी काम होता है एल्गोरिथम को देने तक, वो सारा का सारा प्री हाँ, प्रोसेसिंग में आता है। तो ये तो हमको पहले मतलब लीनियर रिग्रेशन से पहले नहीं सीखना चाहिए था। हाँ, सीखना चाहिए था, हाँ, लेकिन जब तक जरूरत नहीं पड़ी तब तक हम क्यों करें? अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पर ठीक है। लीनियर इक्वेशन में कर सकते थे, पर अभी लीनियर इक्वेशन करते तो इस हफ्ते में लीनियर इक्वेशन चल रहा होता, क्लासिफिकेशन हमारा आता ही नहीं। हम्म खैर, ये हो गया मेरे पास। अभी स्केलर मैंने इंपोर्ट कर लिया है, और सॉरी स्टैंडर्ड स्केलर है, स्टैंडर्ड स्केलर। स्केलर कुछ नया आ गया क्या? डेटा मेरे पास है, किस फॉर्मेट में है? ट्रेन एक्स है मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 है। अच्छा, इसमें मुझे डेटा की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें सारी की सारी मेरी वैल्यूज है। जब मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा था इसके, तो सारी की सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो सबकी यूनिट सेम है, तो मुझे उतना अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। बट तब भी मैं इस पे दिखाता हूँ कि इसकी सारी वैल्यूज को ये कैसे 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। तो स्केल्ड डेटा इक्वल्स, पहले एक मैं उसका स्केलर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे हम लोग किसी भी एल्गोरिथम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैसे ही हम लोग स्केलर का भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। फिर जैसे हम लोग किसी एल्गोरिथम में फिट करते हैं, वैसे ही हम लोग इसमें भी फिट करते हैं। तो हमारा फिट क्या होगा? ट्रेन एक्स, और स्केल्ड वैल्यू इक्वल्स टू स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म। बस किसी एल्गोरिथम में एसक्यूएल की हम लोग को फिट करने के बाद प्रिडिक्ट करते हैं, यहां पर हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। सर क्यों ट्रांसफॉर्म क्यों करेंगे, एक बार दोबारा बताओगे? ओके, जब आपने फिट लगाया तो उसने 2 वैल्यूज निकालनी है आपकी, मिनिमम और मैक्सिमम। हम लोग का फॉर्मूला क्या था? न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मिन, ये फॉर्मूला था हमारा। तो जब आपने फिट करेक्ट किया सर। तो उसने ये 3 वैल्यूज निकालनी, ठीक है। अब जब आप ट्रांसफॉर्म लगाओगे, तब वो हर एक वैल्यू को कन्वर्ट करेगा न्यू वैल्यू। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। अभी उसने खाली ये 3 वैल्यूज निकाली हैं, अब वो सारी वैल्यूज को कन्वर्ट करेगा। तो उसने सारी वैल्यूज को कन्वर्ट करने के बाद स्केल्ड वैल्यू वेरिएबल में डाल दिया है, ठीक है। अब मैं अपनी स्केल्ड वैल्यू को प्रिंट कर लेता हूं। ये देखो सारी वैल्यूज मेरी, अच्छा,
इसने 0 से 1 की जगह -1 to 1 किया है कन्वर्ट। इसने -1 to 1 किया है कन्वर्ट। स्टैंडर्ड स्केलर का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है। दिखा देता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्डाइज फीचर्स बाय रिमूविंग द मीन एंड स्केलिंग टू यूनिट वेरिएंस। तो ये 0 से सॉरी -1 से 1 के बीच में करता है, क्योंकि ये चाहता है कि जो आपका नया डेटा हो उसका मीन 0 हो। नए डेटा का मतलब हर कॉलम की रो का मीन 0 चाहता है। वो चीज भी हम निकाल सकते हैं कि np.mean स्केल वैल्यू सारी रोज और 0 कॉलम। तो ये देखो ये 0 के आसपास है, 10 to the power -15 मतलब 0.000000, तो 10 to the power -15 ये 0 है आपका मीन। तो स्टैंडर्ड स्केलर बाय डिफॉल्ट आपका -1 से 1 के बीच में करता है। हम लोग 0 से 1 के बीच में भी कर सकते हैं और कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, बट इंडस्ट्री में -1 to 1 और 0 to 1 ये दो स्टैंडर्ड चलते हैं अगर आपको अपने कॉलम्स को कन्वर्ट करना हो। मीटिंग खत्म होने वाली है तो वापस से ही ज्वाइन कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है।